हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम मल्टी कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और ये जो मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बेसिकली इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। तो इनके पोर्टफोलियो में इन तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स का मिक्स देखा जाता है। इससे ये होता है कि एक तरफ तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है और दूसरी तरफ रिस्क को बैलेंस किया जाता है। और यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज और कंडीशंस को देखकर किसी भी मार्केट कैप में अपनी एलोकेशन को कम ज्यादा कर सकता है। और अगर हम सेबी के रूल के हिसाब से देखें तो मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स को कम से कम 75% केवल इक्विटी में निवेश करना होता है। और ये जो तीनों मार्केट कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर एक में मिनिमम 25% का निवेश करना होता है। तो इस तरह से मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन को सेट किया जाता है। बेसिक डिटेल जानने के बाद अभी हम फोकस करते हैं उन दो मल्टी कैप फंड्स की ओर जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इनके बेसिक डिटेल पर फोकस करें तो इस म्यूचुअल फंड का एयूएम इस समय 15,095 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एयूएम साइज देखने को मिल रहा है। तो हम जैसे हजारों लाखों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। और इसके बाद इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का प्राइस है 881 रुपए का। तो एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट के प्राइस को बोला जाता है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल रही है 0.93% की। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस वसूली जाती है उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर लॉक इन पीरियड किसी भी प्रकार का नहीं है, आप जब चाहे इससे पैसा निकाल सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का अगर 10% से ऊपर 1 साल के अंदर अंदर निकालते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अंदर 10% से कम निकालते हैं और 1 साल के बाद आप एग्जिट करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है इसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI इंडेक्स। तो इस इंडेक्स द्वारा आगे निफ्टी 500 इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में एलोकेशन करके रखी है। और इस म्यूचुअल फंड में दो प्रकार से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि मंथली एसआईपी करना, जो कि 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और इसके बाद है लमसम इन्वेस्टमेंट, जो कि 5,000 रुपए से शुरू करी जा सकती है। तो एसआईपी अमाउंट में और लमसम अमाउंट में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इसमें पैसा डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर शंकरन नरेन का, जो कि अगस्त 2022 से मैनेज कर रहे हैं। और इसके बाद है आनंद वी वर्मा जी, जो कि अगस्त 2022 से। और नंबर 3 पे नाम आता है शर्मिला डिमेलो जी का, जो कि जुलाई 2022 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इन तीनों फंड मैनेजर्स के पास अपने बिजनेस सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में कि पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 महीने का कंपैरिजन देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1.5% के रिटर्न बना के दिए। और वहीं इस कैटेगरी ने -1.87% के रिटर्न दिए। और इसके बाद 1 साल में 7% के रिटर्न और कैटेगरी के 4.5% के। और 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 28% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज रिटर्न परसेंटेज कितनी रही। और वहीं अगर हम कैटेगरी की देखें जो 27 की है और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 28% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और वहीं इसकी कैटेगरी ने भी 28% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 16% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और इस कैटेगरी ने भी 16.11% के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में इस म्यूचुअल फंड में डाउन साइड रिस्क काफी कम दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इसने 1 साल में, 3 साल में और 5 साल की कैटेगरी में काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और दोस्तों, अभी हम फोकस करने वाले हैं एसेट एलोकेशन की ओर। तो इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 91.8% का निवेश किया है। कैश में इनके पास 6.8% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। और इसके बाद डेट में 1.4% का निवेश किया गया है। तो डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में शामिल होते हैं। और इसके बाद अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में 42%, मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 25% का निवेश फंड मैनेजर्स द्वारा किया गया है। और निवेशकों द्वारा जो पैसा दिया जाता है फंड मैनेजर्स
इसको डिफरेंट सेक्टर्स में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में 26% का निवेश किया गया है। इसके बाद नाम आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का 12%, मटेरियल सेक्टर में 12% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 11%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 10%, हेल्थ केयर 8%, कंज्यूमर स्टेपल 8%, टेक्नोलॉजी 7% और रियल एस्टेट 2.3%। तो यहाँ पर हमें सेक्टर वाइज एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है, जिससे रिस्क की मात्रा काफी कम हो जाती है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज में सबसे पहले नाम आता है आईसीआई बैंक का 5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4%, HDFC बैंक 3%, एक्सिस बैंक 3% और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 2.95 और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.87, इन्फोसिस 2% और यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो में 2.25, एनटीपीसी 2.21 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2% का निवेश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट पोजीशन को देखें तो जब मार्केट में गिरावट का दौर चला था सितंबर 2024 में, तब इसमें भी गिरावट का दौर जारी हुआ था और यहाँ पर हमें 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में हमें ऑलमोस्ट रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तकरीबन ये म्यूचुअल फंड जितना गिरा था उसके बराबर ही रिकवर हो चुका है। और अभी हम रुक करने वाले हैं नंबर 2 की ओर, जिसमें नाम आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इस समय इस म्यूचुअल फंड का साइज हो चुका है 43,000 करोड़ का। तो अच्छा खासा एयूएम साइज जहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो जिसमें लिक्विडिटी का इश्यू बहुत ही कम आता है। अगर एक टाइम पे ज्यादा लोगों द्वारा रिडम्पशन करी जाती है, पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाली जाती है, तो ऐसे बड़े म्यूचुअल फंड में कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। और अभी हम बात कर लेते हैं एनएवी की, जो कि इस समय 324 रुपए की है। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.74% की। और यहाँ पर अगर हम लॉक इन पीरियड देखें तो कोई भी नहीं है और इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को। तो 12 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो आप अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का अगर 10% तक निकालते हैं तो यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10% से ऊपर 1 साल के अंदर अंदर निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI इंडेक्स, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 2 तरीकों से निवेश किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1000 से निवेश को शुरू करा जा सकता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं उनमें नाम आता है शैलेश राजभान का, जो कि जनवरी 2013 से ही इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ हमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है फंड मैनेजर का। और इसके बाद दूसरे नंबर पे है मिस्टर आशुतोष, जो कि सितंबर 2021 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। और अभी हम अपना रुख करते हैं हिस्टोरिकल एनुअलाइज रिटर्न्स की ओर। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 1.92% के रिटर्न बना के दिए और कैटेगरी ने -1.87% के। और अगर हम 1 साल का देखें तो 4.29% के रिटर्न है और कैटेगरी के रिटर्न है 4.50% के। और अगर हम 3 सालों की बात करें तो इसने 32% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो 3 सालों की एवरेज रिटर्न ग्रोथ परसेंटेज 32% की रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 27% के दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद हम रुक करते हैं 5 सालों की ओर, तो 33% के रिटर्न हैं और यहाँ पर कैटेगरी के 28% के हैं। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम पीरियड में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 15.87% के और कैटेगरी ने 16.11% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर 6 महीनों में काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में भी काफी बेहतर प्रदर्शन इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले किया है। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करी जाए तो फंड मैनेजर्स द्वारा इक्विटी में 98% का निवेश कर दिया गया है और कैश में इनके पास 1.3% अवेलेबल है। तो सीधा सीधा अगर देखें तो ये टोटली इन्वेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। और लार्ज कैप कैटेगरीज में 44%, मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप में 26% का निवेश फंड मैनेजर्स द्वारा किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड के टॉप सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है फाइनेंशियल सेक्टर का, जो कि 29% एलोकेशन रखता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल 19%, कंज्यूमर 18%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 9.6%, हेल्थ केयर 6.4%, मटेरियल 6%, टेक्नोलॉजी 5%, कंज्यूमर 4.6% और यहाँ पर रियल एस्टेट में 0.2% का निवेश किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो काफी ज्यादा सेक्टर्स यहाँ कवर किए गए हैं, जिससे एक ही सेक्टर पे डिपेंड होने का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। और वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है HDFC बैंक का, जो कि 5.81% की होल्डिंग रखती है। और इसके बाद है एक्सिस बैंक 4%, ICI 3%,
GE वर्नोवा 30%, रिलायंस इंडस्ट्री 3.29, मैक्स फाइनेंशियल 2.6, लिंडे इंडिया 2.6 और इसके बाद बजाज फाइनेंस में 2.38%, एनटीपीसी 2.21 और वर्सोवियस इंडिया में 2.15% की एलोकेशन रखी गई है। तो ये थी इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज। तो यहाँ पर अगर हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की पोजीशन को देखें तो जब मार्केट में गिरावट का माहौल बना था तो उस समय इसमें 18% तक की गिरावट आ गई थी। लेकिन अगर हम करंट पोजीशन को देखें तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जितनी भी गिरावट आई थी वो ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जिसको म्यूचुअल फंड की एक अच्छी परफॉर्मेंस कहा जा सकता है कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो इस म्यूचुअल फंड में कम गिरावट आती है और मार्केट के रिकवर करने से पहले ही इन म्यूचुअल फंड्स की रिकवरी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों अभी हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को सीधा सीधा कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 237% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले 1 लाख का निवेश करा होता तो आज उसके 3,37,000 बन गए होते। और इसके बाद अगर हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो आज से 5 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख का निवेश करा होता तो आज उसके 4,21,000 बन गए होते। तो इस प्रकार के क्वालिटी रिटर्न्स इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिए हैं पिछले 5 सालों में। और अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख की बजाय 10 लाख का निवेश करा होता तो आज उसके निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 42 लाख बन गए होते। और वहीं अगर हम ICICI मल्टी कैप की बात करें तो इसमें 33 लाख बन गए होते। और दोस्तों अभी हम इन दोनों म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है पोर्टफोलियो पोजीशन का। तो जहां पर अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल में है 104 और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में है 129। तो स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो दोनों में एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो यहाँ 20% का निवेश किया है ICICI में और निप्पॉन इंडिया में भी 20% का निवेश किया गया है। और टॉप 20 स्टॉक्स में 46% ICICI में और निप्पॉन में 49% का निवेश किया गया है। तो दोनों की पोर्टफोलियो एलोकेशन हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और इसके बाद आती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के इस म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन किस प्रकार की है। तो यहाँ पर अगर हम ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 की है और निप्पॉन की है 30 की। और जो बेंचमार्क इंडेक्स को जो फॉलो करते हैं जिसका नाम है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI इंडेक्स, इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 26 की। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं तो ICICI का म्यूचुअल फंड हमें सस्ता दिखाई दे रहा है और निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से महंगा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशियो का। अल्फा रेशियो का मतलब है कि अपनी कैटेगरी के मुकाबले इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ICICI का अल्फा है 4.55, निप्पॉन का है 6.96 और इनकी कैटेगरी का है 3.55। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैटेगरी को बेहतर तरीके से बीट किया है। और इसके बाद आता है बीटा रेशो, जो हमें ये बताता है कि मार्केट की सेंसिटिविटी किस प्रकार की है, कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो इन म्यूचुअल फंड्स की वॉलेटिलिटी कितनी होती है। तो अगर ये 1 से ज्यादा हो तो उसको हाई वॉलेटाइल माना जाता है, 1 से कम हो तो उसको कम वॉलेटाइल माना जाता है। तो ICICI का बीटा रेशो है 0.83 और निप्पॉन का है 0.88। तो 1 से दोनों का ही बीटा कम है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें कम दिखाई दे रही है। और जो कैटेगरी का बीटा है वो 0.53 का है। और इसके बाद आती है शार्पी रेशो, जो हमें ये बताती है कि कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न जनरेट किया गया है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल की शार्पी रेशो है 1.24 और निप्पॉन की है 1.37 की और इसकी कैटेगरी की शार्पी रेशो है 3.62 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस कर रहे हैं। और लास्ट में आती है टर्नओवर रेशो, कि म्यूचुअल फंड को 1 साल में कितना ज्यादा चेंज कर दिया जाता है, पोर्टफोलियो में कितनी ज्यादा रिबैलेंसिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ICICI देखें जो 65% चेंज कर देता है और निप्पॉन इंडिया 30% तक पोर्टफोलियो को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर ICICI की म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन निप्पॉन इंडिया में काफी स्टेबल पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। और अभी हम आते हैं कंक्लूजन की ओर के इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जिसमें सबसे पहली विशेषता है कि ICICI प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो 0.93 का है और इसके बाद निप्पॉन इंडिया का 0.72% का है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इनकी एक्सपेंस रेशियो कम है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट देखें तो 1 साल में और 3 साल के टाइम पीरियड में इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। और नंबर 3 की बात करें तो इनका हायर अल्फा है, जिसका मतलब यह है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इन म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3 सालों में काफी बेहतर तरीके से बीट किया है।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने आईसीआई और निप्पॉन इंडिया के दोनों मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जान लिया है। और अभी हम उस सवाल पे आते हैं जो आपके मन में चल रहा है कि क्या हमें इन दोनों मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। और वहीं अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है और यहाँ पर अगर आप लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा समय हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ही रिस्क की मात्रा कम होने की पोटेंशियल बनती है। और किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले इससे जुड़े रिस्क को जान लेना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होता है और इससे मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।